नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम उपस्थित हैं हमारी हिंदी की कक्षा में, जिसके अंतर्गत हम कृतिका का हमारा पहला पाठ माता का अंचन पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। असल में ये पाठ एक आंचलिक उपन्यास लिखा था शिव पूजन सहाय ने, देहाती दुनिया, उसका एक थोड़ा सा अंश है। अब जैसा पाठ था, पाठ का नाम था उपन्यास का देहाती दुनिया, देहात यानी गांव, गांव के लोगों की दुनिया, उनका जीवन कैसा होता है, ऐसा ही इस पाठ के अंश में उन्होंने दिखाया है। जैसे 4 पंक्तियों में हम इसका थोड़ा सा सारांश समझने की कोशिश करेंगे। तत्कालीन समाज की संस्कृति, पाठ के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? तत्कालीन समाज की संस्कृति, तत्कालीन यानी उस समय, जिस समय की ये कहानी है, उस समय की संस्कृति क्या थी, परंपराएं क्या क्या थी, खान पान, लोगों का दैनिक जीवन जो है कैसा था, मनोरंजन के साधन क्या थे बच्चों के, और साथ साथ मानवीय संवेदनाएं यानी हमारे मन में उठने वाले भावों को भी इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। और उसके साथ साथ पाठ में बाल सुलभ जिज्ञासा यानी कि बच्चों के मन में उठने वाले सवाल, उनकी चेष्टाएं, वो क्या क्या करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं खुशी में, दुख में, ये चीजें पाठ में दिखाई गई हैं। और इसके साथ साथ उदार पितृ हृदय यानी कि पिता का हृदय कितना विशाल होता है और एक माँ कितनी वात्सल्यपूर्ण अपने बेटे को प्यार करने वाली होती है, इन चीजों की सहज अनुभूति हमें इस पाठ में होगी। तो इन 4 पंक्तियों में छोटा सा सारांश हमने समझने की कोशिश की पाठ में किस प्रकार से। अब आते हैं पाठ की कहानी। एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका नाम है भोलानाथ। असली नाम उसका तारकेश्वर नाथ है, तारकेश्वर। तो भोलानाथ एक छोटा सा बच्चा है जिसको माता पिता बहुत प्यार करते हैं। उस बच्चे के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? वो बच्चा है। उस बच्चे के माध्यम से ही हमें माँ का ममतामय हृदय, पिता का उदार हृदय और बाल सुलभ चेष्टाओं का और मानवीय संवेदनाओं का जो है बोध होता है। यानी कि पाठ का केंद्र बिंदु हमारा भोलानाथ है। तो आइए शुरू करते हैं भोलानाथ की कहानी। भोलानाथ एक बच्चा है, वो अपने दोस्तों के साथ भी खेलता है, माता के साथ भी जो है उसका अच्छा व्यवहार है, पिता के साथ भी उसका लगाव है, यानी कि परिवार में सबका वो चहेता है, प्रिय है। और परिवार में 2 ही लोग हैं, माता और पिता। किंतु पाठ में दिखाया गया है कि अपना ज्यादातर समय वो पिता के साथ व्यतीत करता है। माँ ने तो केवल खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, नहलाकर कपड़े पहना दिए, उसके बाद वो अपना सारा समय पिता के साथ व्यतीत करता है। और जिसके साथ हम अपना ज्यादा समय बिताते हैं, सहज सी बात है हमारा उसी से लगाव ज्यादा होता है। जैसे हमारा बचपन में माता पिता के साथ लगाव होता है, युवा अवस्था में आकर हमारा दोस्तों के साथ अधिक लगाव हो जाता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर टाइम वहीं खर्च होता है। तो इस प्रकार से माता के साथ उसका केवल लगाव इतना है, भूख लगी, खाना खाया, नहाया, कपड़े पहने, चल दिया। पिता के साथ वो ज्यादा समय बिताता है, क्योंकि पिता के साथ पूजा में भी बैठता है सुबह सुबह, और नदी पर जो मछलियों को वो गोलियां डालने जाते हैं तब भी वो पिता के साथ जाता है, और स्कूल जाता है, खेलने जाता है, खेत में जाता है, तो हर जगह वो पिता के साथ जाता है। तो छोटा बच्चा जो है पिता से ज्यादा लगाव रखता है, यहां तक कि बैठक में उनके साथ ही सोता था। तो यहां माता और पिता दोनों जो है बच्चे को प्यार करते हैं। तो एक बार की घटना यहां पर क्या होती है कि बच्चा जो है, अंत में जो एक घटना छोटी सी इन्होंने दिखाई गई है, बच्चा मिलकर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, और वो चूहे के बिलों में पानी डालता है, जिसमें से सांप निकल आता है। सांप निकलने पर सभी बच्चे जो है घरों की ओर भागते हैं, डर जाते हैं, और भोलानाथ भी जो है कांपता हुआ आकर मां की गोद में छुप जाता है। यहां पर हम शीर्षक को समझने की कोशिश करेंगे, माता का अंचल। लगाव तो उसका पिता के साथ था, लेकिन फिर भी आकर शरण ली उसने मां की। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि माता का अंचल यानी कि माता की ममता का प्रसार बहुत विस्तृत होता है, और इसीलिए लेखक ने यहाँ आंचल में लिखकर अंचल लिखा है। आंचल तो मतलब एक वस्त्र, एक दुपट्टा हो गया। जब माता गोद में बच्चे को लेकर आंचल से ढक लेती है, वो थोड़ा सा एक संकुचित शब्द
महसूस होता है, इसलिए लेखक ने यहाँ अंचल का प्रयोग किया है। अंचल यानी क्षेत्र, उसका विस्तार दिखाने के लिए कि माता की ममता का विस्तार जो है कितना अधिक होता है। हम कहीं भी हों, हमें हमारी माँ की संवेदनाएं, भावनाएं जो है वो महसूस होती है। तो बच्चा जब रोता है, यहाँ बाल चेष्टाओं के अंदर देखें, बच्चा जब रोता है, जब अध्यापक ने उसको डांटा, उसकी शिकायत कर दी किसी ने, अध्यापक ने उसको डांटा, वो रोता हुआ पिता जो है उसको घर लाता है, लेकिन रास्ते में ही अपने दोस्तों को देखता है तो रोना भूल जाता है और फिर से बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। ये है बाल सुलभ व्यवहार जो बच्चा करता है। तो भोलानाथ भी इन सभी चीजों को दोहराता है। अब आते हैं हम बाल क्रीड़ाओं पर। पाठ में कुछ ऐसी बाल क्रीड़ाएं भी दिखाई गई हैं जो हमें तत्कालीन मनोरंजन के साधन और खेलने के जो तौर तरीके हैं, लोग मनोरंजन कैसे करते थे, बच्चे किस प्रकार खेलते थे, और उन खेलों में जो है मानवीय संवेदनाएं भी जो है छुपी होती थी, आपस में लगाव होता था। आजकल की तरह एकल खेल या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स खेल नहीं होते थे। तो क्या क्या खेलते थे बच्चे? सभी बच्चे मिलकर कभी जो है खेती करते थे और कभी जो है हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान लगा देते थे। और ऐसा नहीं है कि वो सारे खिलौने बाजार से खरीद कर लाए हों, बने हों, वहीं जो आसपास उन्हें मिला उन्हीं चीजों के खिलौने बना लेते थे। जैसे गीली मिट्टी की गोल गोल जलेबियां बना ली, ठीकरे के जो है बताशे बना लिए, ढेले उठा लिए मिट्टी के और उनको चिलम के खोंचों में कपड़ा बिछाकर रख दिया, उनके जो है लड्डू बना लिए। और लेखक के जो पिताजी हैं वो भी बड़े विनोद प्रिय स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों के खेल में वो शामिल होते हैं। जब वो मिठाई की दुकान लगाते हैं तो पिताजी आते हैं और कहते हैं मुझे भी मिठाई दो। और जब बच्चे सभी ज्योनार लगाते हैं, ज्योनार यानी कि एक तरह से हमारे वर्तमान में जैसे हम भंडारा लगाते हैं, तो दावत दी जाती है सबको, पंक्ति में बैठकर सभी लोग खाते हैं। तो वहां भी पिताजी जो है, जब बच्चे ज्योनार लगाते हैं उनमें आकर बैठ जाते हैं, और जब बच्चे हंसकर सारा खेल बिगाड़कर चले जाते हैं तब पिताजी कहते हैं कि अगला भोज कब होगा भोलानाथ। तो इस प्रकार बच्चोके खेल में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास मनोरंजन के साधन सीमित थे। ये उस वक्त तत्कालीन समय की बात है, तो वो बच्चों के खेल में शामिल भी हो जाते थे। तो यहाँ पर बच्चे खेती भी खेलते हैं और बारात का जुलूस भी निकालते हैं, क्योंकि गांव में पहले बारात जो है, डोलियां जो है ऐसे पैदल और घोड़ों पर ले जाई जाती थी। तो बच्चे उसी तरह का जो है नाटक करते हैं, इनके स्वांग रचते हैं। इन खेलों की विशेषता क्या है? अगर हम खेलों की विशेषताओं की बात करें तो ये जो भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं, इन खेलों में एक तो रचनात्मकता है, क्योंकि मिट्टी का घर बनाना और मिट्टी से मिठाइयाँ बनाना और टूटी चूहेदानी की पालकी बनाना, तो इस प्रकार बच्चों के खेल में रचनात्मकता है और सहयोग की भावना है। सभी मिलकर खेलते हैं, कोई अकेला बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखता। तो आज के खेलों से कहीं अधिक लाभदायक है, महत्वपूर्ण है, और सबसे अच्छी बात सरल, सस्ते, पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन खूब मनोरंजन होता है। अब हम पात्र चरित्र चित्रण पर आते हैं। पाठ की समरी हमने पढ़ी कि कैसे एक बच्चा है, माता पिता दोनों प्यार करते हैं, किंतु माँ को फिर भी सब्र नहीं होता, माँ कुछ ज्यादा प्यार दिखलाती है। जब बच्चा को पिता खाना खिलाता है तो कहती है कि इतने से क्या होगा, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा कमजोर हो। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर बने, इसलिए वो उसको बड़े बड़े थोड़ खिलाती है। और जब वो रोता है तो सांप को देखकर डरता हुआ अंत में जब रोकर उसके आंचल में छुपता है तो बदहवास बेचैन हो जाती है। पिता भी जो है बेचैन हो जाते हैं, क्या हुआ, क्या इसने देख लिया, क्या इसको लग गया, पाँव से खून निकल रहा था। झटपट सारे काम छोड़कर पिता को, उसको बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाती है, उसके जख्मों पर हल्दी लगाते हैं, वो सुबकता है, फिर भी उसको आंचल में दबाए रखती है, उसके सिर को सहलाती है, धीरे धीरे उसको जो है चुप कराने की कोशिश करती है। तो यहाँ माँ की ममता भी दिखाई गई है, पिता का प्यार भी दिखाया गया है कि कैसे एक बाप अपने बेटे से जानबूझकर हार जाता है उसकी खुशी के लिए। मानवीय मूल्यों की संवेदनाओं को यहाँ पर
पूजा है। बाल सुलभ क्रीड़ाओं को दिखाया गया है कि कैसे बच्चे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करते हैं। सांप देखकर वो डर जाता है, अध्यापक के डांटने पर वो रोने लगता है, लेकिन अपने दोस्तों को देखकर फिर से खुश हो जाता है, खेलने लगता है। तो बात करते हैं पात्र चरित्र चित्रण की। तो हमारे पास कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। एक तो भोलानाथ, हमारा पहला पात्र भोलानाथ एक चंचल बालक है जो पिता के साथ भी शरारतें करता है, मैया को भी तंग करता है, वो माता को मैया बोलता है और अपने दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ आम की बाग में जाना, यानी कि मिलकर खेलता है। भोलानाथ एक सरल स्वभाव का बच्चा है। यदि हम पिता की बात करें, पिता का चरित्र चित्र क्या होगा कि उसके पिताजी एक साधारण किसान हैं, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, रोज रामायण का पाठ करते हैं और नदी पर मछलियों को जो है दाना खिलाने भी जाते हैं, यानी कि दयालु स्वभाव के भी हैं और पिता की तरह उदार हृदय भी रखते हैं। और एक और विशेषता उनके पिता की विनोद प्रिय भी है। तो यहां 3-4 विशेषताएं देखेंगे, विनोद प्रिय, उदार और हंसमुख और धार्मिक। तो ये उनके पिता की विशेषताएं हैं। इनको हम पंक्तिबद्ध करके लिख देंगे जब परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है कि विनोद प्रिय है क्योंकि बच्चों के खेल में शामिल होते हैं, उदार है क्योंकि बच्चे से हार जाना जो है कोई महसूस नहीं करते, हंसमुख है, हंसते रहते हैं और धार्मिक है, पूजा पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। अब माता, जिसको कि भोलानाथ मैया बोलता है, एक सरल वात्सल्यपूर्ण हृदय रखती है, बच्चे को हमेशा उसकी चिंता करती है, उसके प्रति सचेत रहती है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, हर रोज उसको नहलाकर उसको काजल का टीका लगाती है, उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चे को नजर न लग जाए और अंत में बच्चे को बदहवास देखकर जो है बेचैन हो जाती है। तो यहाँ एक सरल हृदय ममतामयी माँ का जो है परिचय हमें मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पात्रों के चरित्र चित्र। तो इस पाठ के अंदर यदि हम देखें तो कुछ नहीं है, केवल यही 4 पंक्तियां जो है आपको पूरे पाठ का एहसास करवाती हैं कि भोलानाथ के माध्यम से हमें क्या पता लग रहा है, बच्चों के माध्यम से हमें क्या पता लग रहा है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, लोगों का हाव भाव सब जो है स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा प्रयास हमने आपको पाठ समझाने का किया। एक सारांश रूप में इसको आप पुस्तक से पाठ को जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें जो है स्पष्ट रूप से वहां उदाहरण सहित मिल जाएंगी। अब बात करते हैं पाठ की भाषा की, क्योंकि हमारे पास जब प्रश्न आते हैं, जो मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं, पाठ की भाषा शैली कैसे है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इस प्रकार से अब हमें पता भी तो चलना चाहिए कि तत्कालीन समय में, यानी कि उस समय कैसी भाषा प्रचलित थी। जैसे आज हिंदी है, उससे पहले संस्कृत थी, तो बीच में बहुत सी भाषाएं आई, हर प्रदेश के साथ अपनी भाषा अलग होती है। तो यहाँ पाठ की भाषा के बारे में यदि हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखें तो हम देखते हैं कि पाठ की भाषा वैसे तो सरल हिंदी है, हम यहां पर भाषा की बात कर रहे हैं, जिस भाषा में पाठ लिखा गया है क्या है, सरल हिंदी। किंतु एक विशेषता है, देशज शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है प्रचुर मात्रा में। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो ठेठ लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड हैं उनका ज्यादा प्रयोग किया गया है। और लेखक ने पाठ में क्या किया है, तुकबंदी का सफल प्रयास, तुकबंदी का भी सफल प्रयास किया गया है। तुकबंदी यहां जहां लास्ट में 2 लाइनें मिलेंगी, जैसे
राम जी की चिरई, राम जी का खेत, चुगले चिरई भर भर पेट। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तो पाएगा दुनिया में ठोर। जब माँ उसको खाना खिलाती है, जब पिता को डांटते हुए कि तुमको खाना खिलाना भी नहीं आता, तब इस प्रकार की भक्ति कही जाती है। जहाँ पाठ की हमारी शुरुआत होती है, जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मदन, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो लेखक ने तुकबंदी का सफल प्रयास किया है। और क्या है? चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक या बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया। चित्र यानी कि पाठ को पढ़ते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो घटना हमारे सामने घट रही है। भोलानाथ की शक्ल देखकर, उसकी मबूत देखकर हमारे सामने एक चित्र खिंच जाता है, एक फोटो सी छप जाती है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। बच्चों के साथ खेलते हुए उसको देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, डाल पर पिताजी झुलाते हैं, पिता के साथ कुश्ती करते हैं, तो वो सीन हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं, हम अपना बचपन उसमें महसूस करते हैं। तो यहाँ चित्रात्मक शैली का लेखक ने जो है प्रयोग किया। फिर पाठ में और क्या है? लोकगीतों और किंवदंतियों का प्रयोग किया गया है। लोकगीतों और किंवदंतियों का, किंवदंती क्या होती है? कोई ऐसी लोकोक्ति जो उस टाइम में प्रचलित रही हो, वहां के लोगों की एक विशेष जो बोली है, लोकगीत हैं जो हमारे उस समय पे गाए जाते थे, मशहूर थे। सावन के महीने में जैसे आज गाए जाते हैं, धीरे धीरे उनका चलन जो है बदल रहा है। तो भाषा के अंदर लोकगीतों की वंदियों का प्रयोग किया है लेखक ने। चित्रात्मक शैली है, तो बंदी का सफल प्रयोग है। सरल हिंदी देशज शब्दों का जो है ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। और क्या है? भाषा भावों को स्पष्ट करने में भाषा जो हमारी भावों को स्पष्ट करने में सफल रही। भाव यानी कि जो लेखक बताना चाहता था, जो वो हमें समझाना चाहता था कि उस तरीके के क्या क्या होता था उस दौर में, भोलानाथ का बचपन कैसा था, उसके माता और पिता का स्वभाव कैसा था, और उस वक्त लोगों के मन की भावनाएं क्या थी, वो पाठ को पढ़कर हम समझ गए। यानी कि भाषा जो है भावों को स्पष्ट करने में, भाव मतलब जो लेखक कहना चाहता है वो कहने में और हमें समझाने में वो सफल है भाषा। तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि जिसको हम पढ़कर पाठ को उस दौर की सारी घटनाओं से जो है परिचित हो गए, हम उसमें अपना बचपन महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि शहरी चकाचौंध से दूर गांव की भूमि कितनी शांत, कितनी शीतल, कितनी पवित्र होती है, लोगों के मन कितने स्वच्छ होते हैं, कितने कपट रहित होते हैं, और जबकि शहरी भागादौड़ में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती। तो यहाँ लेखक ने कौन सा भाव जो है स्पष्ट करने की कोशिश की है कि गांव के वातावरण से दूर एक शांत वातावरण में लोगों के सामान्य जीवन का जो है चित्रण है। एक सामान्य घटना के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से गांव के लोगों का उदार हृदय दिखाया गया है। मानवीय मूल्य जो उनके अंदर होते हैं, जो कि शहरी चकाचौंध में आकर वो मूल्य कहीं खो जाते हैं, तो इस प्रकार लेखक ने उनको उजागर करने का एक सफल प्रयास किया है। लेखक यहाँ अपने प्रयास में सफल हुआ है। कई बार हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमारी भाषा उस तरह की नहीं होती, किंतु लेखक ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि वो अपनी बात को समझाने में सफल रहा है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास। इसके प्रश्नोत्तर जो है उनको पढ़कर हम देखेंगे कि पाठ के अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं वो प्रश्नोत्तर में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। प्रश्नोत्तर भी हम आपको एक PDF के माध्यम से भेज देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर डाला है। अगर आपको कुछ भी समस्या है, कोई समझ न आए, कोई सुझाव आपके, वो भी आमंत्रित हैं, ताकि हम अगले वीडियो में